डिफाइन वेटेड मीन। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे। सपोज W1, W2, Wn are weights assigned to observations x1, x2, xn respectively. जैसे ये weights हैं, they are assigned to the xi. If sum of the product of observations multiplied with their respective weights, product of sum of product of observations multiplied with their respective weights, यानी sigma xi wi is divided by total weight sigma wi, we get weighted mean. याद हो तो xi होता था, wi होता था, 3 कॉलम में हम xi wi करते थे, मल्टीप्लाई करते थे इनको, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल करते थे, और इस टोटल को टोटल वेट से डिवाइड करते थे, राइट। तो ऐसा इंग्लिश में लिखना है, इफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड विद देयर रिस्पेक्टिव वेट्स is divided by total weight, we get weighted mean. It is noted by bar xw. bar xw का फॉर्मूला लिख लेने का sigma xi wi upon sigma wi. Explain what is meant by measure of central tendency. The observations of any variable are concentrated around a certain value. हमने AC का एग्जाम्पल दिया था, याद है, which is called measure of central tendency or average. That's it. State the advantages of mode. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो मोड होता है. Following are its advantages. First, it is easy to understand and calculate. Easy to understand है, highest repeated value, calculations भी easy हैं. It can be found merely by inspection. आप देखकर भी पता कर सकते हैं कि मोड क्या होगा. Correct? You just need an observation. Its value can be found using graph. आप histogram यूज करके मोड निकाल सकते हैं, मैंने बताया था. Not affected by too large or too small values. Too large और too small values मीन को अफेक्ट करती हैं, मोड को अफेक्ट नहीं करती हैं, राइट. तो ये 4 एडवांटेजेस हैं, 2 मार्क में लिखनी है. इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, फाउंड मेयरली बाय इंस्पेक्शन, फाउंड यूजिंग ग्राफ, नॉट अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज. एक्सप्लेन द कंबाइंड मीन. इफ वी नो द मीन्स ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स, 2 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, वी कैन फाइंड द मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप. Such a value is called as combined mean. It is denoted by bar xc. फिर bar xc का फॉर्मूला लिखने का, n1 bar x1 plus n2 bar x2 upon n1 plus n2. Next, which type of data have median as a better measure of central tendency than mean? कब median better होता है? Many variables studied in agriculture, social science and in business activities are not evenly distributed. अगर data evenly distributed नहीं है, एग्रीकल्चर फील्ड में बड़ा ये होता है, सोशल साइंसेज में होता है, फिर बिजनेस एक्टिविटी में बहुत बार ऐसा होता है. मीडियन इज बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन दीज सिचुएशंस. तो जब डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मीडियन बेटर. मीडियन इज यूज्ड एज एन एवरेज इन क्वालिटेटिव डेटा लाइक एजुकेशन, स्किल, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. तो क्वालिटेटिव डेटा में भी मीडियन यूज होता है. तो ये भी एक एमसीक्यू है, क्वालिटेटिव डेटा में कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज होता है? तो मीडियन, राइट. What are the factors to be considered while choosing an appropriate average? मैंने आपको बताया था ये चीज. The nature of data. अब डेटा कैसी है? ऑर्डिनल डेटा है, नॉमिनल डेटा है, रेशो डेटा है. डेटा के बहुत टाइप होते हैं, करेक्ट. सेकंड, द नेचर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है. तो पहला है नेचर ऑफ डेटा, डेटा का नेचर. दूसरा नेचर ऑफ वेरिएबल, राइट. तीसरा पर्पस ऑफ स्टडी, इंटेंशन क्या है डेटा कलेक्शन का. थर्ड, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन में होता है, अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. क्वांटिटेटिव डेटा है तो डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है. द यूज ऑफ एवरेज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. आपको ये फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज करना है कि नहीं. जैसे मीन है, अलजेब्रिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है, करेक्ट. तो आपको फर्दर वो डेटा यूज करना है कि नहीं, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या कौन सा एवरेज सिलेक्ट करेंगे, राइट. नेचर ऑफ डेटा, नेचर ऑफ वेरिएबल, पर्पस ऑफ स्टडी, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ एन एवरेज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. फर्दर एनालिसिस करना है कि नहीं. द मीन एंड मोड ऑफ वेरिएबल आर 5.5 एंड 6.4 रिस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स मीडियन. अब कार्ल पियर्सन ने एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था मोड का,
which is 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं मोड की जगह 6.4 डाल सकता हूँ, है ना। तो 6.4 फिर इज इक्वल टू डाल दिया, ब्रैकेट ओपन किया, 3 मीडियन मुझे पता नहीं है तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन का मैंने सिंबल डाल दिया एम, माइनस एक और ब्रैकेट ओपन किया, 2 इंटू मीन, व्हाट इज मीन 5.5, ओके। अब 6.4 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 5.5 इंटू 2 इज 11। अब 6.4 लेफ्ट साइड है, ये माइनस 11 अगर राइट से लेफ्ट चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 मीडियन। तो 17.4 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, 3 comes down, median is equals to 5.8. Geometric mean of two numbers is 8. अब geometric mean का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी, अगर दो नंबर्स हैं और वो हमें दिया गया है कि geometric mean 8 है। इफ वन नंबर इज 4, a is 4, फाइंड द अदर नंबर। मैंने बताया था जब दो नंबर होते हैं तो पहला नंबर a होता है, दूसरा नंबर b होता है। geometric mean is रूट ऑफ a into b। अब जब इज इक्वल टू होता है तो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट साइड में ज्योमेट्रिक मीन में मैं 8 लिख सकता हूँ, इक्वल टू राइट साइड रूट है ए की जगह में 4 पुट कर सकता हूँ, इनटू बी पता नहीं है। अब ये जो छपरा है इसको हटाना है, तो हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 8 का स्क्वायर हो जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, करेक्ट। और जैसे छपरा हट जाएगा तो ये हो जाएगा 4b, 4 comes down, b is equals to 16, so the second number is 16. मीन वीकली प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज 81 यूनिट्स, ये अपन ने किया है। ऑलजेब्रिक कैलकुलेशंस, मीन निकाल के फर्दर उसको कैसे अपन यूज कर सकते हैं। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 50, तो y इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करें 3 इंटू एक्स की जगह x बार विच इज 81 प्लस 50, सो 3 इंटू 81 इज 243 प्लस 50, y इक्वल्स टू 293। ये दो मार्क के सम्स हैं। The median of observations a minus 5, a plus 1, a plus 2, a minus 3, a is 10। बोलता है मीडियन 10 है और a की वैल्यू निकालो। अब पोजिशनल एवरेज में सबसे पहला फंडा ये है कि उसको छोटे से बड़ा अरेंज करो, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी a माइनस 5, अग्रीड। नेक्स्ट छोटी वैल्यू होगी a माइनस 3, करेक्ट। फिर नेक्स्ट छोटी वैल्यू होगी a, फिर a प्लस 1 और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी a प्लस 2। तो हमने डेटा को अरेंज कर दिया। अब मीडियन का फॉर्मूला, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या वैल्यू ऑफ या एल प्लस। डेटा हमें xi के फॉर्म में दे रखी है तो हम लगाएंगे वैल्यू ऑफ, राइट। तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 12th ऑब्जर्वेशन। अब कैलकुलेशन ऑन करें, टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो वैल्यू ऑफ 5 प्लस 1 which is 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब आप चेक करें थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन ए है, तो मीडियन ए आ गया, करेक्ट। अब मीडियन सम में दे रखा है मीडियन 10 है, तो जब इज इक्वल टू होता है तो लेफ्ट होता है और राइट होता है, तो लेफ्ट साइड मीडियन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 10, तो ए निकालना है, दैट्स व्हाट इज आवर आंसर, ए इज 10। The mean of the marks in mathematics of 40 students in class is 76. 40 students हैं, उनका mean marks 76 है। 40 students, mean marks 76. Whereas the same for the other class of 50 students, एक और class है जिसमें 50 students हैं, उनका average score 85 है। Find the mean of the marks in mathematics of the students in both the classes. So हमें combined mean निकालना है n1 bar x1 plus n2 bar x2 upon n1 plus n2। ब्रैकेट ओपन करें n1 which is 40 into bar x1 which is 76, सेकेंड ब्रैकेट ओपन करें n2 which is 50 into bar x2 which is 85 upon n1। मैंने बताया था ये नंबर और ये नंबर नीचे लिखा जाता है 40 plus 50, करेक्ट। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 40 into 76 3040 plus
4250 divided by 90, and you will get 81 marks. Next, the number of vehicles per family in families residing in a certain area are given below. Find the median of the number of vehicles. हमें XI दे रखा है और frequency दे रखा है. Correct? XI arranged है 0 1 2 3 4 बिल्कुल सही arranged है. अब आपने XI और FI लिख दिया, टोटल किया तो 25 होना चाहिए, दिया हुआ भी है. करेक्ट. अब CF, तो पहला ये सेम नंबर लिखा जाता है 2, फिर उसमें प्लस किया जाता है 4, फिर 6 आया, 6 में प्लस किया जाता है 9, 15 आया, प्लस किया जाता है 7, 22 आया, प्लस किया जाता है 3, 25, और ये नंबर सेम होता है. अब मीडियन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, आपको XI FI दे रखा है, तो जब डेटा XI FI के फॉर्म में हो तो भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू ऑफ. तो फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया वैल्यू ऑफ n+1 by 12th ऑब्जर्वेशन. नाउ वैल्यू ऑफ डेल्टाजॉन 25 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 13th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा. 13th ऑब्जर्वेशन CF में किधर क्रॉस हो रहा है, इधर क्रॉस हो रहा है. करेक्ट. तो इसके सामने जो है XI 2, राइट. तो ये हमारा मीडियन है. मीडियन इज इक्वल्स टू 2 व्हीकल्स. नेक्स्ट, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द वेरिएबल x. ये इसका एग्जांपल मैंने कोट किया था सबसे पहला 2 मार्क के क्वेश्चन में. हमने टोटल किया XI WI 1500 into 5 is equal to 800 into 4 is equal to 200 into 1 is equal to. Now you are quite clever enough to use this, right? Sigma XI WI is sigma combined weighted mean is equal to sigma XI WI upon sigma WI, which is 10,900 divided by 10 is 1090. अब सेक्शन डी पे जाते हैं. ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. आइडियल एवरेज का कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले बताया था. इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड रिजिड. फर्स्ट वीडियो में शेयर है ये क्वेश्चन. इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट. इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. सारी ऑब्जर्वेशन यूज होने चाहिए. तो डेफिनेशन रिजिड होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेट करना इजी होना चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशन यूज होने चाहिए. फर्दर अल्जेब्रिक ऑपरेशंस, मैथ्स के 4 ऑपरेशंस होते हैं. मैंने बताया था कि मंथली सैलरी अगर इतनी है तो साल की सैलरी कितनी होगी. करेक्ट. इट शुड बी स्टेबल मेजर. इट मींस वैल्यू ऑफ एवरेजेस ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम साइज ऑफ सेम पॉपुलेशन शुड बी ऑलमोस्ट सेम. इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर डिफरेंट सैंपल्स निकालें उसी डेटा में से तो आपको ऑलमोस्ट सेम एवरेज मिलना चाहिए. इट शुड नॉट बी ड्यूली अफेक्टेड बाय few very large or few small observations. तो मीन उसका एक ड्रॉबैक है, तो उस केस में हम मीडियन यूज करते हैं. राइट. Define geometric mean and its advantages. A geometric mean is defined as nth root of the product of n positive observations. अब याद रहिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि geometric mean can be found only for positive numbers. मतलब अगर नंबर नेगेटिव है या नंबर 0 है तो भी geometric mean नहीं निकल सकती है. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो geometric mean हमेशा पॉजिटिव नंबर्स की निकलेगी, याद रहे. Following are its advantage. It is rigidly defined. Yes, based on all observations. सारी observation यूज होती है. Suitable for algebraic calculations and less affected by too large or too small. तो too large और too small जब डेटा में वेरिएशन होता था तो ज्योमेट्रिक मीन यूज करते थे, याद है. तो ये उसकी एडवांटेजेस है. तो 1 मार्क का डेफिनेशन लिख लिया, राइट, और 4 एडवांटेजेस लिख लिए. Explain the use of mode as a measure of central tendency. The value which gets repeated maximum number of times in a given data is called mode. Mode is extensively used in business and commercial fields. Mode can be determined with non-numeric data, which makes it versatile measure of central tendency. तो ये एक MCQ है कि non-numeric data में आप क्या यूज करते हैं, तो mode. MCQs भी आप नोट करते जाएं. करेक्ट. non-numeric data में mode यूज होता है, राइट. Mode is not affected by extreme values. तो ये भी एक MCQ है. Which central tendency is not affected by extreme values? Mode, right? Median भी नहीं होता है पर mode भी नहीं होता है. In business, to identify most popular product or in surveys with most common response, mode is used. Mode is not well defined in many cases. जहाँ पर हम highest frequency repeat होती है तो वो well defined नहीं है, इसलिए इतना बेहतर नहीं है. And in such cases, empirical formula use होता है जो IPS ने दिया है, 3 median minus 2 mean. Right? So if you can write that formula, it will enhance the answer.
explain the positional averages briefly. Positional average is more suitable if data set are not evenly distributed around mean and when data have too large or too small values. तो जब too large और too small values होती हैं तो हम positional average पे जाते हैं. Median, quartile, decile, percentile are called positional averages because their values are found using a specific position in ordered data. अभी ये कौन सी डेटा में हम पहले ऑर्डर सेट करते हैं तो पोजिशनल एवरेज उसका आंसर है. तो पोजिशनल एवरेजेस निकालने के लिए हमारे को डेटा को पहले ऑर्डर में लाना पड़ता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग. तो ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. Median divides data into 2 equal parts. Quartiles divide data into 4 equal parts and there are 3 quartiles. Deciles divide data into 10 equal parts and there are 9 deciles. तो ये 9 MCQ का आंसर है. Percentile divides data into 100 equal parts and there are 99 percentiles. तो ये 99 percentile MCQ का आंसर है कि कितने परसेंटाइल होते हैं तो 99. कितने डिसाइल होते हैं तो 9. क्वार्टाइल्स कितने होते हैं 3. तो पोजिशनल एवरेज के इस क्वेश्चन में 2-3 MCQs भी छुपे हुए हैं. करेक्ट. डेटा सेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है तो अपन पोजिशनल एवरेज निकालते हैं. स्पेसिफिक पोजीशन पर बेस्ड है तो हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है, एक ऑर्डर में सेट करना पड़ता है. कंपेयर मीन एंड मीडियन एज अ मेजर ऑफ सेंटेंसी. हमें कंपैरिजन लिखना है. फॉलोइंग इज द कंपैरिजन ऑफ मीन एंड मीडियन. तो मीन का हमें पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है. मीन सेटिस्फाइज मोस्ट रिक्विजिट ऑफ गुड एवरेज एंड हेंस इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस. तो ये एक एमसीक्यू है कि डेटा एनालिसिस में क्या यूज होता है. तो डेटा एनालिसिस में मीन यूज होता है. मीन is its computability for further algebraic computations. Correct. Mean is होना चाहिए computable for further algebraic computations while applying advanced statistical method. तो advanced statistical method में हम लोग mean use करते हैं. Right. However, mean cannot be truly represent entire set of data when the data is not evenly distributed. तो जब not evenly distributed होता है तो अपन positional average निकालते हैं. तो वो है median. Many variables studied in agriculture, social science and business activities are not evenly distributed. तो जब evenly distributed नहीं होता है तो median use करते हैं. ये repeat हो रहा है. Education, skill और consumer satisfaction में भी median use होता है. Which average is called as an optimum average? Most important question. Right? ये 2 मार्क में भी आ सकता है. Y की जगह सिर्फ बोल दे कि which average is called as an optimum average. तो उसका आंसर mean is an optimum measure of standard. याद रहे mean is optimum average. Following are its reason. First, satisfies most requisite of a good average and hence used for data analysis. तो good average है data analysis के लिए use होता है. Mean can be used for further algebraic computations. While applying advanced statistics methods for studying various characteristics of population or for comparing two populations, mean is used. Comparison में भी use होता है. Correct? तो ये कौन सा ऑप्टिमम एवरेज है तो उसका आंसर है मीन और वाई. तो उसके 3 अपन ने रीजंस लिख लिए. राइट. नेक्स्ट. अब द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट्स फॉर 4 consecutive years. अब डेटा परसेंटेज में दे रखी है. जब डेटा परसेंटेज में दे रखी होती है तो अपन क्या निकालते हैं. परफेक्ट एप्रोप्रिएट एवरेजेस ज्योमेट्रिक मीन. क्योंकि डेटा परसेंटेज में है तो जब डेटा परसेंटेज में होती है तो अपन ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं. तो बेस इज 100. परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100. अब हमें ग्रोथ दे रखा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी. 100 + 2 इक्वल टू 102. 100 + 2.5 इज 102.5. 100 + 3 इज 103. 100 + 4 इज 104. करेक्ट. अब ज्योमेट्रिक मीन G इज इक्वल टू 102 × 105 102.5 × 103 × 104 का 4th रूट. अब मैंने आपको ये कैलकुलेटर पर सिखाया है. एवरीबडी कैलकुलेटर्स ऑन. Let us start with the calculations. Calculators on. 102 टाइप करो into 102.5 into 103 into 104 फिर इज इक्वल टू. अब एक बार रूट फिर एक और बार रूट. दैट्स योर आंसर. राइट. अब ये एवरेज ग्रोथ पूछ रहा है हमसे तो उसका आंसर 2.87 आएगा. कैसे. क्योंकि बेस क्या है 100 और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 102.87. तो 102.87 minus 100 is 2.87 average growth in economy. Next. अब D7 और P15 पूछ रहा है. डेटा XI और FI के फॉर्म में है. राइट. अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करें. कैलकुलेटर्स ऑन.
इट इज 60। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो पहला सेम लिखा जाता है 3, फिर 3 + 9 12, 12 + 15 27, 27 + 23 + 8 एंड +2, और ये लास्ट आंसर मैच होना चाहिए, करेक्ट। अब D7 DJ, अब डेटा आपको XI और FI के फॉर्म में दे रखी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वैल्यू ऑफ। मैंने बताया था डिसाइड्स के पूरे चैप्टर में दो ही पॉसिबिलिटीज है, यहाँ वैल्यू ऑफ या L+, तो वैल्यू ऑफ। अब J, तो J की जगह आप क्या लिखेंगे, परफेक्ट 7 प्लस n+1/10th ऑब्जर्वेशन, तो फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया। अब कैरेक्टर्स ऑन करें, वैल्यू ऑफ नाउ 7 × 61 डिवाइड बाय 10, कैरेक्टर्स ऑन करें, 7 + 61 डिवाइड बाय 10 टाइप करें तो आपको आएगा 42.7th ऑब्जर्वेशन। अब 42.7th ऑब्जर्वेशन क्रॉस किधर कर रही है, CF में, हमें वो देखना होता है, और उसके सामने वाला जो है वो हमारा आंसर होता है, विच इज 8। तो D7 हो जाएगा 8 फोन्स, क्योंकि हमें डेटा फोन्स के बारे में है, राइट। अब वो कह रहा है इंटरप्रेट करिए, तो इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि ऑन 70% ऑफ द डेज, बिकॉज D7 इज 70%, शेयर ऑफ द फोन्स विल बी 8 और लेस, मतलब ये 60 डेज की डेटा है, तो पहले 70 डेज में 8 या 8 से कम फोन ही बिके होंगे। नेक्स्ट इज आस्किंग P15। अब 15 P15 यानी परसेंटाइल का फॉर्मूला, डेटा XI FI के फॉर्म में है, वैल्यू ऑफ L+, तो अगर आप वैल्यू ऑफ सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ नाउ J, J की जगह क्या डालेंगे, 15 इन ब्रैकेट n+1/100th ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया। P15 is equals to value of calculus on 15 into 61 divided by 100 is equal to the by, कैलकुलेट ऑन करें, 15 into 61, 61 कैसे आया कि N60 है ना, करेक्ट, ये रहा, तो 60 + 1 is 61, तो 15 into 61 divided by 100 is 9.15th ऑब्जर्वेशन। अब 9.15th ऑब्जर्वेशन किधर आ रही है, CF में इधर आ रही है, करेक्ट, सही है, तो उसके सामने 6, तो 6 फोन्स, करेक्ट। इसका मतलब ऑन 15% ऑफ डेज सेल ऑफ फोन विल बी 6 और लेस। The mean perfume content in a bottle filled by a perfume manufacturer's machine should be between 29.6 ml to 30.4 ml। तो परफ्यूम जो फिल करते हैं परफ्यूम की बॉटल में इतनी परफ्यूम होनी चाहिए। The 7 bottles tested at following perfumes content, हमने 7 सैंपल्स उठाए और उनका ये कंटेंट चेक किया। अब हमें ये चेक करना है कि मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। अभी जो मेजर ऑफ सेल्फनेस यूज हो रहा है वो मीन हो रहा है, करेक्ट, तो हमने मीन का फॉर्मूला लिया, सिग्मा XI/N। तो कैलकुलेट ऑन करें, 30.2 + 28.9 + 29.2 + 30.1 + 29.4 + 31.3 + 31.4 equals to 210 divided by 7, right? You got 30.07 ml। अब 30.07 ml इन दो के बीच में आ रहा है कि नहीं, चेक करिए। 30.07 ml बिल्कुल इनके बीच में आ रहा है, 29.6 के बाद और 30.4 के नीचे है, तो यस, मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। The mean of the marks scored by 34 boys in a class is 57। 34 boys हैं, उसका एवरेज 57 है। The mean of all students, अभी देखो all 60 students, अभी 60 में से 34 boys हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई, बिल्कुल सही। अगर आप सोच रहे हैं 26, क्यों, क्योंकि 60 में से 34, ऐसा मैंने एक सेल्फ लर्निंग का सम डाला था मेरे फर्स्ट वीडियो में है 26। अब इनकी मीन पूछ रहा है, गर्ल्स का मीन पूछ रहा है, प्रोवाइडेड सभी बच्चों का एवरेज 59 है, राइट। सिमिलर सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे फर्स्ट वीडियो में शेयर है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है n1 बार x1 + n2 बार x2 अपॉन n1 + n2। जब इक्वल टू होता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में कंबाइंड मीन कितना दे रखा है, 59 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करें, n1 विच इज 34 इंटू बार x1 विच इज 57 प्लस सेकेंड ब्रैकेट
N2 which is 26 into bar x2 हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने bar x2 लिखा अपॉन 60, 34 प्लस 26, याद है ये वाला नंबर लिखते थे, करेक्ट। अब 60 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 59 से, यू गेट 3540, देन यू गेट 1938, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा, करेक्ट, इक्वल्स टू प्लस 26 बार x2। नाउ जब ये इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा, 3540 माइनस 1938 इज 26 बार x2। So 1602 is 26 bar x2. 26 comes down. Bar x2 is 61.62 marks. The mean of 50 observation is 35. अब mean बोल रहा है 50 observations का 35 है. Later on it was known that the value of one observation was taken as 50, which was wrong. गलत है, लेना ही नहीं चाहिए था. Correct. Find the mean of remaining observation excluding the wrong one. अब bar x का फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n होता है. मैंने बताया था जब इक्वल टू होता है तो एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है. मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 35, तो मीन 35 है, ऑब्जर्वेशन 50 है. कुछ बच्चे बड़े भोले होते हैं, मीन 50 लिख देते हैं, मीन 35 है ना. ऑब्जर्वेशन टोटल पता नहीं है और n इज 50. ना 50 गोज अप मल्टीप्लाइज विद 35, सिग्मा एक्स आई आ गया 1750. अब ये इनकरेक्ट है. अब करेक्ट क्या होगा कि 50 अपन ने गलत ले लिया है जो लेना ही नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1750 माइनस 50, तो 1700, ये करेक्ट आ गया. क्योंकि अपन ने सीखा है भाई ये गलत है ये सही है, तो गलत माइनस करके सही ले लेते हैं. यहाँ पर सिर्फ गलत माइनस करना है, कुछ सही है ही नहीं, राइट. तो बार एक्स हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन 1700 डिवाइडेड बाय, अब मेहरबानी करके 50 मत लिखना कि आपने एक ऑब्जर्वेशन काट दिया है, तो अब हो जाएंगे 49. जब आप न्यू मीन निकालो तो यहाँ पे 49 लेना, ये सब में न्यू चीज है, करेक्ट. 3 स्टूडेंट्स ग्रुप में 18 स्टूडेंट्स में से फेल हो गए हैं सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में. बाकी 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें पता है जो पास हुए हैं, हमें मीडियन निकालना है. तो डेटा को अरेंज करना है. तो सबसे पहले 3 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो उनको मैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 लिख देता हूँ. आइडेंटिटी डेफिनेटली डिस्क्लोज नहीं करेंगे, राइट. अब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर 42, फिर छोटा नंबर 43, फिर छोटा नंबर 48, करेक्ट. क्रॉस करते जाएं, फिर छोटा नंबर 50, राइट. देन छोटा नंबर 51, करेक्ट. उसके बाद छोटा नंबर 53, फिर नेक्स्ट इज 55, नेक्स्ट इज 57, नेक्स्ट इज 61, नेक्स्ट इज 64, then we have 65, correct. Then we have 68, then 70, correct. Then 75 and last one 79. अब मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू, एक्स आई दे रखा है तो वैल्यू ऑफ, समझने की बात है, शॉर्ट सम है तो वैल्यू ऑफ ही लगेगा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन. तो 18 स्टूडेंट्स हैं याद रखना, तो वैल्यू ऑफ 9.5, क्योंकि 19 डिवाइडेड बाय 2 इज 9.5 ऑब्जर्वेशन. अब 9th ऑब्जर्वेशन और 10th ऑब्जर्वेशन का एवरेज, तो 53 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, मीडियन इज इक्वल्स टू 54 marks. The mean daily sale of a company is 126.2 units. The sale of 10 on 10 days after adopting a new advertisement strategy is this, correct. Can we say that the mean sale has increased by new advertisement? तो फोकस मीन पर है तो हमने मीन का फॉर्मूला लिख दिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन, कैलोटाजॉन 156 प्लस 125 प्लस 162 प्लस 153 प्लस 130 प्लस 124 प्लस 127 प्लस 142 प्लस 149 प्लस 121 is equal to, correct, divided by 10, तो it is 138.9. अब पहले हमारी सेल थी 126.2, एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारी सेल हो गई 138.9. तो क्या एडवर्टाइजमेंट काम आई है? यस, मीन सेल हैज increased. Wish you good luck.